बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। अभी तक तो आप सभी यह जान ही गए होंगे कि दूरदर्शन पर ही आपकी कक्षाएं भी लगती हैं और आप रोज एक प्रेरक कहानी भी सुनते हैं। आशा करती हूँ आपको घर पर ही विद्यालय का अनुभव मिल रहा होगा। आपकी पढ़ाई लगातार हो रही होगी और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो बस आज भी आप तैयार हो जाइए और हाँ, अपने पास अपनी कॉपी एवं कलम रखना ना भूलें। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको अपने कॉपी में जरूरी बातों को नोट करना है तथा यदि आपके मन में अध्याय से संबंधित कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न आए तो उसे भी नोट अवश्य कर लेना है। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड में सबसे पहले क्लास 6 के गणित का पाठ संख्याओं की जानकारी को पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ग 7 के गणित के अध्याय पूर्णांक विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और आखिरी में वर्ग 8 गणित के पाठ परिमेय संख्या की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हम संख्याओं का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के बीच तुलना करके हम यह कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी बड़ी। आइए अब हम संख्याओं की भूमिका के बारे में जानें। हम अपने दैनिक जीवन में जब कभी किसी सामान को खरीदते हैं या फिर किसी सामान को बेचते हैं तब हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब संख्याओं के बीच तुलना करके जब हम वस्तुओं को घटते एवं बढ़ते क्रम में सजाते हैं तब भी हम संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार संख्या हमारे साथ हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में मौजूद होते हैं। आइए अब हम यह सीखते हैं कि कैसे हम संख्याओं के बीच तुलना करके यह पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। यह सीखने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा खेल खेलेंगे। इस खेल में मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा और इस चित्र में 4 व्यक्ति हैं। इन 4 व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति लंबा है आपको मुझे यह बताना है और यह चित्र आपके सामने है। अब मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दूंगा। 5 सेकंड बाद आपको मुझे यह बताना होगा कि कौन सी संख्या का व्यक्ति लंबा है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने पता लगा लिया कि कौन से संख्या का व्यक्ति लंबा है। अगर आपका जवाब नंबर 3 है तो आप बिल्कुल सही हैं। जिस तरह इन चारों व्यक्तियों में आपने लंबाई देख यह बताया कि कौन सा व्यक्ति लंबा है, उसी प्रकार संख्याओं में भी हम उनकी लंबाई देख यह बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। संख्याओं की लंबाई से मेरा अर्थ यह है कि जिस भी संख्या में अधिक अंक होंगे वह संख्या बड़ी होगी और जिस भी संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याओं का प्रयोग करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने 3 तरीके के संख्याएं ली हैं। इन तीनों संख्याओं में हम यह देख सकते हैं कि किसी संख्या में अधिक अंक है तो किसी में कम। तो जिसमें अधिक अंक है उसकी लंबाई बड़ी है और जिसमें कम अंक है उसकी लंबाई छोटी है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? जी हाँ, सबसे अधिक वाली संख्या बड़ी हुई। तो हमारे पास सबसे अधिक अंक हैं दूसरी संख्या में, तब फिर पहली संख्या में और तब फिर तीसरी संख्या में। तो ये हो गए हमारे पास बड़ी से छोटी संख्याएं। चलिए, यहाँ पर तो हमारे पास अधिक और कम अंक थे तो हमने बता दिया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। लेकिन जब संख्याओं में समान अंक होंगे तब हम क्या करेंगे? आइए अब हम यह सीखते हैं कि जब संख्याओं में
समान अंक होंगे तब हमें क्या करना है। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ली हैं। इन तीनों संख्याओं की लंबाई बराबर है। मेरा मतलब इन तीनों में समान अंक हैं। अब हम यह कैसे बताएं कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी? तो इसके लिए हम तुलना करना सीखेंगे। तुलना करना बहुत ही आसान है। तुलना करने के लिए हम संख्याओं में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं। बाएं से दाएं बढ़ते वक्त जिस भी संख्या में हमें बड़ा अंक मिले वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम संख्याओं के बीच तुलना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलना करने के लिए हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। बाएं से दाएं की ओर बढ़ते वक्त जो सबसे पहला अंक तीनों संख्याओं में है, क्या वो समान है या फिर अलग अलग है? तो हाँ, वह समान है। इसका मतलब यहाँ पर हम तुलना नहीं कर पाएंगे। तो अब हम दूसरे अंक की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे अंक की तरफ बढ़ते वक्त हम यह देखते हैं कि पहली 2 संख्याओं में समान अंक है, वो है 4, और तीसरी संख्या में 5 है। तो बताइए 5 व 4 में कौन बड़ा हुआ? जी हाँ, 5 4 से बड़ा होता है। तो फिर हमारी तीसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें पहली व दूसरी संख्या में तुलना करना है। तो पहली व दूसरी संख्या के पहले व दूसरे अंक तो बराबर थे। अब हम तीसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे अंक में हम यह देखते हैं कि एक में 1 है और दूसरे में 3। तो बताइए 1 व 3 में कौन सा अंक बड़ा है? जी हाँ, 3 1 से बड़ा होगा। तो फिर कौन सी संख्या बड़ी होगी? जी हाँ, दूसरी संख्या अब पहले वाले से बड़ी हो गई और आखिर में तीसरी संख्या सबसे छोटी हो गई। तो इन तीनों संख्याओं में समान अंक थे, लेकिन हमने तुलना कर यह पता लगाया कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि हम संख्याओं के अपने दैनिक जीवन में कब, कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने यह सीखा कि हम संख्याओं की लंबाई यानी कि यह देख कि किस संख्या में अधिक अंक हैं वह संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। और जिस संख्याओं में बराबर अंक होंगे उन संख्याओं में क्या सीखा हमने? जी हाँ, तुलना करना, कि कैसे हमें बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते वक्त अंकों के बीच तुलना करना है। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि हम अपने अगली वीडियो में क्या सीखें। सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के बीच तुलना कर हम कैसे उनको आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के नाम क्या होते हैं और उनका प्रसारित रूप कैसा होता है। आशा करता हूँ आज हमने जो भी सीखा है आप वह याद रखेंगे और रोजाना प्रयास भी करेंगे। तो अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। ए 65, बी 652, सी 4516 या डी 54162। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 54162। दिए गए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। ए 36, बी 316, सी 3161 या डी 36116। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 36। दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। ए 6460, बी 6461, सी 64654 या डी
64,645। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 64,654। दिए गए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। ए 5,216, बी 5,261, सी 5,260 या डी 5,215। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5,215। दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। ए 96,543, बी 96,453, सी 96,345 या डी 96,534। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 96,543। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संख्याओं के बीच तुलना कर यह पता लगाना सीखा था कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी, उसी को प्रयोग में लाते हुए आज हम यह सीखेंगे कि कैसे हम संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के नाम क्या होते हैं और उनका प्रसारित रूप किस प्रकार लिखा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले आरोही एवं अवरोही क्रम के बारे में सीखें। आरोही एवं अवरोही क्रम समझाने के लिए मैं अपने परिवार के 3 सदस्यों की मदद लूंगा। ये हैं वह 3 सदस्य। सबसे पहले मोहन काका, उसके बाद राजू चाचा और सबसे अंतिम में हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य जिसका नाम भी छोटू है। तो जब कभी मैं इनको इनके लंबाई के अनुसार छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाता हूँ तो मैं इस क्रम को आरोही क्रम कहता हूँ, और जब कभी मैं इनको बढ़ते से घटते हुए लंबाई में सजाऊं तो फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। तो यह थे हमारे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो चलिए सबसे पहले हम आरोही क्रम के बारे में सीखें। जैसा मैंने आपको बताया, आरोही क्रम में हम छोटे से बढ़ते हुए सजाते हैं, उसी तरह संख्याओं को भी हम छोटे से बढ़ते हुए में सजाएंगे। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। ये रहे हमारे संख्याएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे संख्याओं के अंक देख हम यह बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी। इसी प्रकार यहाँ पे संख्याओं के अंक देख हम यह बताएंगे कि कौन से संख्या छोटे होंगे तो कौन से बड़े। अब हम इन्हें कम से अधिक अंक वाले संख्याओं में सजा लेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने 2 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि सबसे छोटी संख्याएं होंगी। उसके बाद हमने 3 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि 2 अंक वाली संख्याओं से बड़ी होंगी, और अंतिम में हमने 5 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि 2 अंक वाली एवं 3 अंक वाली संख्याओं से भी बड़े होंगे। अब हम एक एक करके समान अंक वाली संख्याओं में तुलना कर छोटे से बड़े संख्याओं में सजाएंगे। तो 2 अंक वाली संख्याओं में 53 66 से छोटा होगा। 3 अंक वाली संख्याओं में 425 874 से छोटा होगा, और 874 938 से छोटा होगा। फिर 5 अंक वाली संख्याओं में 72,531 85,532 से छोटा होगा। तो यह देखिए, हमने संख्याओं को उनके छोटे से बढ़ते हुए सजा दिया। और इस क्रम को हम कौन सी क्रम कहेंगे? तो इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। आइए अब हम अवरोही क्रम के बारे में सीखें। अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अवरोही क्रम में हम संख्याओं को बढ़ते से घटते हुए सजाते हैं।
तो चलिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते से घटते हुए सजाने के लिए हम आरोही क्रम के तरीके को ही अपनाएंगे और अंतिम में उसे पलट देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि हमने आरोही क्रम में संख्याओं को पहले उनके अंकों के हिसाब से सजा दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम संख्याओं को उनके अंकों के प्रकार से सजा देंगे। सबसे पहले 2 अंक वाली संख्याएं, फिर 3 अंक वाली संख्याएं और फिर 4 अंक वाली संख्याएं। अब हम समान अंक वाली संख्याओं को आपस में तुलना कर यह पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है व कौन सी बड़ी। तो पहले 2 अंक वाली संख्याओं को आपस में तुलना कर यह देखते हैं कि कौन सी छोटी है व कौन सी बड़ी। तो तुलना करने के लिए जैसा कि हमें याद है, हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं और तब जिसमें भी हमें बड़ा अंक मिले वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 12 23 व 32 से छोटा होगा, फिर 23 12 से बड़ा व 32 से छोटा होगा। आइए अब 3 अंक वाली संख्याओं को देखें। तो 3 अंक वाली संख्याओं में दोबारा हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। तो दोनों संख्याओं में पहले के 2 अंक बराबर हैं। तो अब हम तीसरे अंक को देखेंगे। तीसरा अंक एक में 7 है व दूसरे में 0 है, तो 7 0 से बड़ा होता है, इसलिए 660 667 से छोटा होगा। आइए अब हम 4 अंक वाली संख्याएं देखते हैं। तो 4 अंक वाली संख्याओं में हम दोबारा बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि पहले अंक एक में 4 है व दूसरे में 2, तो 4 2 से बड़ा होता है, तो 4558 2050 से बड़ा होगा। तो हमारा जो नया क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो देखिए हमने दोबारा आरोही क्रम में सजा दिया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है, तो हम इस क्रम को उलट देंगे और ये रहा हमारा अवरोही क्रम। था ना आसान? हमने अवरोही क्रम को भी आरोही क्रम के मदद से बना दिया। आइए अब हम संख्याओं के नाम व उनका प्रसारित रूप देखें। तो आपको मेरे परिवार के या 3 सदस्य तो याद ही होंगे, मोहन काका, राजू चाचा और छोटू। जैसे इन तीनों के नाम थे वैसे ही संख्याओं के भी नाम होते हैं। जैसे अगर हम 1 3 व 2 को इस प्रकार लिखें तो हम इसे 132 पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम 4 8 1 व 7 लिखें तो हम इसे 4817 पढ़ते हैं, जो कि हमने पिछले बार भी पढ़ा है। अब हम इनका प्रसारित रूप देखें। प्रसारित रूप समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार जब मैं बाजार गया तो मेरे पॉकेट में 6 1 रुपए के नोट थे, 5 10 के और 3 100 के थे। जब मैं दुकान से लौट रहा था तो दुकानदार ने मुझे बोला कि मुझे उन्हें 234 रुपए देने हैं। तो बताइए मुझे उन्हें कितने 100 के नोट देने होंगे, कितने 10 के व कितने 1 के। तो अगर मैं इनको 2 100 के नोट, 3 10 के नोट और 4 1 के नोट दूं तो यह कुल जोड़कर 234 हो जाएंगे। तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। 2 100 के नोट जो कि हो गए 2 गुना 100, जोड़ 3 10 के नोट जो कि हो गए 3 गुना 10, जोड़ 4 जो कि बराबर होगा 200 जोड़ 30 जोड़ 4। अब आपको मालूम है यही 234 का प्रसारित रूप होता है। जी हाँ। आइए अब हम कुछ और संख्याओं के प्रसारित रूप देखें। जैसे हमारे पास ये संख्या है 356। 356 का प्रसारित रूप क्या होगा? अगर आपको कठिनाई हो तो आप दोबारा पैसों के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, दोबारा सोचने पर हमें यही मालूम चलता है कि अगर हम 300 के नोट दें, 5 10 के और 6 1 के नोट दें तो वह फिर हमारे पास 300 जोड़ 50 जोड़ 6 हो जाएगा, जो कि 356 का प्रसारित रूप होता है। आइए अब हम एक बड़ी संख्या लें, जैसे 2947। अब इसमें हम दोबारा पैसों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर हम 2000 के नोट लें, 900 के नोट लें,
4 10 के नोट लें और 6 1 के नोट लें तो हमारे पास 2000 जोड़ 900 जोड़ 40 जोड़ 7 हो जाएगा, जो कि दोबारा हमारा 2947 का प्रसारित रूप होगा। आइए अब हम यह देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यह सीखा कि जब संख्याओं को हम छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं, और जब हम संख्याओं को बढ़ते से छोटे हुए क्रम में सजाते हैं तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। उसके बाद हमने यह सीखा कि संख्याओं के नाम कैसे होते हैं और हम उसका प्रसारित रूप किस प्रकार लिखते हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में सबसे पहले हम अल्प विरामों का प्रयोग सीखेंगे कि कैसे हम अल्प विरामों को बड़ी संख्याओं में प्रयोग लाते हैं और उन्हें पढ़ने में आसान बनाते हैं। उसके बाद हम यह सीखेंगे कि हम संख्याओं के आकलन कैसे करते हैं और उनके निकटतम संख्या कैसे खोजते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाएं। 26, 62, 3412 और 341। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3412, 341, 62 और 26। दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। 35, 13, 131 और 113। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13, 35, 113 और 131। 76 का प्रसारित रूप लिखिए। ए 70 + 6, बी 700 + 6, सी 7000 + 6 या डी 70000 + 6। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 70 + 6। 614 का प्रसारित रूप लिखिए। ए 60 + 14, बी 600 + 14, सी 6000 + 10 + 4 या डी 600 + 10 + 4। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 600 + 10 + 4। 9249 का प्रसारित रूप लिखिए। ए 9000 + 200 + 49, बी 9000 + 249, सी 9000 + 200 + 40 + 9 या डी 900 + 200 + 40 + 9। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9000 + 200 + 40 + 9। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे
आपकी गणित की किताब का पहला पाठ जिसका नाम है पूर्णांक, और इसी को हम अंग्रेजी में इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे विषय क्या होंगे। आज का पहला विषय होगा भूमिका, फिर पुनरावलोकन और अंत का विषय होगा पूर्णांकों का योग। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। अब पाठ का नाम है पूर्णांक, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ ही जान लेते हैं। पूर्णांक क्या है? कभी सोचा है? पूर्णांक एक प्रकार की संख्या होती है। इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे विभिन्न संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में यदि मैं बात करूं, सबसे पहली संख्या जो मेरे दिमाग में आई वो आती है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे जितनी संख्या आप गिन पाए उन सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और यदि इसी प्राकृत संख्या के आगे मैं शून्य लगा दूं तो इन संख्याओं का जो संग्रह अब बना वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़कर यदि मैं इसमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं, यानी -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो अब यह संग्रह और बड़ा हो गया है। और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को जब आप मिला देते हैं तो आपको प्राप्त होता है पूर्णांक। यानी पूर्णांकों में पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। ये पूरा संग्रह जो है वो पूर्णांक कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांकों के प्रकार। अब संख्या रेखा को तो सभी ने देखा होगा, देखा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखा तो आइए दिखाती हूँ। आपके सामने संख्या रेखा बनाई गई है जिसमें बीच में शून्य है। अब जब आप इस संख्या रेखा में दाहिनी ओर जाएंगे तो आपको कुछ संख्याएं जो प्राप्त होंगी वो किस प्रकार की होंगी? 1, 2 और 3। इन सभी पूर्णांकों को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इनके आगे प्लस का चिन्ह होगा। अब यदि इसी संख्या रेखा में मैं शून्य के बाईं ओर चलूं तो मुझे जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो होगी -1, -2 और -3। इन सभी पूर्णांकों को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के आगे ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह है। अब बीच में बचती है एक संख्या शून्य। शून्य ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होता और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं होता, इसको हम केवल पूर्णांक कहते हैं। आइए देखते हैं अगला विषय पुनरावलोकन। आपके सामने एक संख्या रेखा दिखाई गई है। अब इस संख्या रेखा में जैसे जैसे आप दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे संख्याओं का मान बढ़ता जाता है और ये खत्म होता है कहाँ? अनंत पर। ठीक उसी प्रकार यदि आप संख्या रेखा में बाईं ओर चलते जाएं तो जो संख्या रेखा है वो कहाँ समाप्त होती है? माइनस अनंत पर। यानी सबसे बड़ा या सबसे छोटा कोई पूर्णांक होता ही नहीं है, ये असीमित है और निरंतर रूप से बढ़ता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और रोचक तथ्य। अब यहाँ पर संख्या रेखा में जब आप दाहिनी ओर जा रहे हैं तो आपको दो संख्याएं मिली, 1 और 2। एक बाईं ओर है और 2 दाईं ओर है, और एक 2 से छोटा भी है। तो यहाँ हमने देखा कि संख्या रेखा में जब भी आप दो संख्याओं को लेते हैं तो बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है और दाईं ओर वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, जब आप संख्या रेखा में बाईं ओर गए तो दो संख्याएं देखी होंगी, -2 और -1। बाईं ओर संख्या थी -2 और दाईं ओर थी -1, यानी -2 जो है वो छोटा है, आप सभी जानते हैं। तो यह तथ्य जो है वो प्रमाणित होता है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर की सभी पूर्णांकों से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और रोचक तथ्य कि जब आप दो संख्याओं की बात करते हैं और वो संख्याएं जो होती हैं उनके बीच में कोई भी दूसरा पूर्णांक नहीं पाया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रमिक पूर्णांकों की बात की थी 2 और 3, तो इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा।
परिमेय संख्या होना तो संभव है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर और देखते हैं पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों के योग में सबसे पहले हम देखेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, फिर हम जानेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, ऐसे दो पूर्णांकों का योग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। यहाँ संख्याएं दे रखी हैं 4 जमा 5। तो 4 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है और 5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के ही आगे प्लस का चिन्ह है, यानी दोनों पूर्णांक जो है वो धनात्मक है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उत्तर प्राप्त होगा या परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो भी धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक उसी प्रकार आपके सामने और दो पूर्णांक दिए गए हैं 56 जमा 73। दोनों में ही आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये भी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इनका योग करने पर भी हमको धनात्मक पूर्णांक मिलता है 129, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। -4 जमा -5। यहाँ पर -4 भी ऋणात्मक पूर्णांक है और -5 भी ऋणात्मक पूर्णांक है। इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है -9। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण, -56 और -73। इन दोनों को भी जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है -129। यानी इस उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिला कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। आपके सामने दो संख्याएं दी गई हैं, -4 और 5। एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक। तो आप यहाँ देखिए 4 क्या है, ऋणात्मक है और 5 जो है वो धनात्मक है। यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या का मान है, यानी जो 4 वाला संख्या है वो 5 से छोटा है, तो चिन्ह जो है वो धनात्मक ही आएगा। यानी जो भी संख्या बड़ी होती है, अगर आपका धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा और अगर ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगले उदाहरण में हमने देखा जो हमको दो पूर्णांक दिए हैं उसमें ऋणात्मक पूर्णांक है -6 और धनात्मक पूर्णांक है 4। अब 6 जो है वो है 4 से बड़ा, तो इसलिए परिणाम में जो पूर्णांक आएगा उसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, योज्य प्रतिलोम। किसी पूर्णांक a का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो -a होता है और इसके विपरीत -a का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो a होता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। भूमिका, पुनरावलोकन और पूर्णांकों का योग। अगले वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के बारे में और पूर्णांकों के योग के गुण के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। घर जाइए, प्रश्नावली 1.1 में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। +4 +5 का मान ज्ञात कीजिए। a -9, b 1, c -1 या d 9। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 9। 56 + 73 का मान ज्ञात कीजिए। a 129, b -129, c -13 या d 13। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 129। -6 + -7 का मान ज्ञात कीजिए। a -1, b 13, c -13 या d 1।
चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -13। -4 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ए 1, बी -1, सी -2 या डी -7। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी -1। -56 प्लस 73 का मान ज्ञात कीजिए। ए 20, बी 13, सी -20 या डी 17। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 17। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित का पहला पाठ जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याएं के भाग 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूमिका, फिर परिमेय संख्याएं और अंत में समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भूमिका के साथ। और उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और अंत में परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं में अंतर क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही जहां तक आप गिन सके। अब यदि इन्हीं संख्याओं में एक शून्य आगे जोड़ दिया जाए तो वह ये जो संग्रह है वो पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। अब इसी में यदि मैं ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं तो ये मिलके पूर्णांक बनाते हैं। और यह सभी संख्याएं जो है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक एक साथ परिमेय संख्याओं के संग्रह में भी आती है। अब ये तो हुई संख्याओं के प्रकार की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए और वहां पर Q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा और साथ ही साथ P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे, तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं और वहां P और Q पूर्णांक है जहां Q का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में यह अंक जो है वो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। पहले उदाहरण में एक संख्या दे रखी है 2/5। यहाँ पर जो Q के स्थान पर 5 है उसका मान शून्य के बराबर नहीं है और साथ ही साथ 2 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगले उदाहरण में ऊपर दे रखा है -2 और उसके बटे में लिखा गया है 3। यहाँ पर 3 का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं है और -2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, यानी -2/3 जो है वह भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। यह आपके सामने एक संख्या रेखा बनाई गई है।
इस संख्या रेखा में अगर आप शून्य के दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है वो सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यदि आप शून्य से बाईं ओर जाएं तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए, ये तो हुए परिमेय संख्याओं के प्रकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रोचक तथ्य। अब इस संख्या रेखा में आपने एक अंक देखा 0। तो ये जो 0 है, क्या वो एक परिमेय संख्या है? बताइए। जी बिल्कुल। और ऐसा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 0 को मैं 0/a के बराबर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप a को 0 से गुना करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 जो है वो भी एक पूर्णांक है और a जो है वो भी एक पूर्णांक है, और a का मान जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। इसलिए हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, समतुल्य परिमेय संख्या। आपके सामने एक परिमेय संख्या दी गई है 2/3, जहां पर 2 अंश है तथा 3 हर है। अब 2/3 में यदि मैं अंश और हर दोनों में ही 2 से गुना कर दूं तो वो हो जाता है 4/6। यानी 2/3 और 4/6 जो है वो समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या के अंश और हर को जब आप एक ही संख्या से गुना कर देते हैं तो वह उस संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये केवल गुना करने से हो सकता है या इसका कोई और भी तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपके सामने एक और परिमेय संख्या दी है -15/21, जहां पर -15 जो है वो अंश है तथा 21 जो है वो हर है। तो यदि मैं दोनों को ही 3 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा -5/7, यानी -15/21 और -5/7 जो है वो दोनों ही समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और समतुल्य परिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो घर जाइए, यह आपकी किताब का पहला पाठ है। प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? A 0, B 1, C -4 या D √2। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी √2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है? A -2/3, B -2/-10, C 4/5 या D 0। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -2/3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है? A -4/-10, B -2/10, C 4/-5 या D 0। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -4/-10। 2/5 परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। A 4/10, B 2/10, C 4/5 या D 4/7।
चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4/10। -2/3 परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। ए -4/10, बी 2/-10, सी -6/9 या डी 4/7। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -6/9। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ परिमेय संख्याओं का भाग 2। इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं और समतुल्य परिमेय संख्या किन्हें कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना की किस तरीके से जाती है। अब इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे। उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्याएं हैं 3/-4 और -5/6। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। आइए हल देखते हैं। इसका जो हल है वो हम कुछ चरणों में करेंगे और आपको वो चरण याद रखने हैं। पहला चरण कहता है कि जो भी परिमेय संख्या आपको दे रखी होगी उसका जो हर है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चरण ये होगा कि यदि परिमेय संख्या के हर जो है वो ऋणात्मक है तो आपको उनको धनात्मक में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब यहाँ -4 दिया है तो यदि मुझे इसको धनात्मक बनाना है तो -1 से गुना करना होगा। तो 3/-4 को हम अंश और हर दोनों में ही -1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3/4, जो कि हमारी पहली परिमेय संख्या हुई। और जो दूसरी परिमेय संख्या है वो है -5/6। अब अगले चरण में आपको क्या करना है, इन दोनों के जो हर दे रखे हैं उनको लिखकर उनका एलसीएम लेना है। अब यदि मैं 4 और 6 का एलसीएम लूं तो वो मुझे प्राप्त होगा 12। तो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हमें 12 प्राप्त हो चुका है। तीसरा चरण ये कहता है कि जो भी आपकी संख्याएं दे रखी है उसका जो हर है वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर हमें 12 बनाना है तो 4 को 3 से गुना करना होगा। अब केवल हर में तो नहीं कर सकते, तो अंश और हर दोनों में ही गुना किया। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ -9/12। अब हमें जो दूसरी परिमेय संख्या हमारी दे रखी थी -5/6, उसका जो हर है उसको भी 12 करना है और 12 करने के लिए हमें 6 को 2 से गुना करना होगा। यानी जब आप 2 को अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -5 × 2 -10 और 6 × 2 जो हुआ वो हुआ 12। तो चलिए अब आपको दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, -9/12 और -10/12। तो आप यहाँ देखिएगा गौर से अगले चरण में कि जो दोनों हर हैं वो तो आपस में बराबर हो गए हैं, ये भी 12 और ये भी 12। अब सवाल ये उठता है कि जो -9 है वो क्या है, -10 से बड़ा है, यानी जो संख्या होगी वो -9/12 बड़ी होगी -10/12 से। तो हमारी जो -9/12 है वो किसके बराबर थी, -3/4 के, और -10/12 बराबर थी -5/6 के। तो -3/4 जो है वो -5/6 से बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय परिमेय संख्याओं का मानक रूप। अब आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है 3/4। परिमेय संख्याओं के मानक रूप में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस परिमेय संख्या का हर जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है।
तो यहाँ जो हर है वो 4 है जो कि धनात्मक है। अब अंश 3 है और हर जो है वो 4 है और इनका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक होता है और उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पर अंश 3 था और हर 4 था, इसका सार गुणनखंड जो है उसमें 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं थी, यानी ये संख्या जो है वो मानक रूप में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। आप बताइए कि ये जो 6/8 है, क्या ये एक परिमेय संख्या का मानक रूप है? यदि है तो कैसे और नहीं तो कैसे? आशा करती हूँ आपने इसको हल कर लिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर जो है वो 8 है, धनात्मक है, तो एक स्थिति तो पूरी हो गई। अब यहाँ अंश 6 है और हर जो 8 है उसका यदि मैं HCF निकालने जाऊं तो वो हो जाता है 2, यानी सार गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त एक और संख्या 2 है, यानी ये परिमेय संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय जो कि है परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। इसको भी हम करेंगे एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण में कहा गया है एक परिमेय संख्या है 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/5 और इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए हल देखते हैं। पहले चरण में आपको क्या करना है, दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लीजिए और इनका जो हर दे रखा है दोनों का, उसका LCM ले लीजिए। LCM लेने पर हमें जो अंक प्राप्त हुआ वो हुआ 15। अब क्योंकि LCM 15 है तो चरण 2 में हमें ये करना है कि दोनों ही जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी हर को 15 बनाना है। अब यहाँ हर दिया है 5, ऐसा क्या करें कि ये 15 हो जाए? इसके लिए हमें इसे 3 से गुना करना होगा। तो दी गई परिमेय संख्या के अंश तथा हर को हम 3 से गुना करेंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 9/15। अब बढ़ते हैं अगली परिमेय संख्या की ओर जो कि दे रखी थी आपको 1/3। अब इसमें भी हर को 15 करना है, तो यदि मैं 3 को 5 से गुना कर दूं तो वो हो जाएगा 15। तो अंश और हर दोनों में ही 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 5/15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चरण। आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो ही 5/15 और 9/15। तो इनकी बीच की परिमेय संख्या कौन सी होंगी? 6/15, 7/15 और 8/15। तो ये जो 5/15 है और ये जो 9/15 है, ये तो आपको दी गई परिमेय संख्याएं हैं और ये जो तीनों संख्या दे रखी है 6/15, 7/15 और 8/15, ये इनकी बीच की संख्याएं हैं। तो 5/15 को यदि मैं उसके मानक रूप में लाऊं तो वो होता है 1/3, यानी आपको जो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है, उनका मानक रूप क्या होता है और यदि आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हो तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें आप परिमेय संख्याओं के योग के गुण जानेंगे और व्यवकलन के गुण जानेंगे। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। 36/-24 को मानक रूप में बदलिए। A 3/-4, B 6/4, C -3/2 या D 3/4। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C -3/2। -9/-12 को मानक रूप में बदलिए। A 3/4, B 3/-2, C
-4 या डी 6/-4। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3/4। -2 और -1 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -9/5, -8/5 और -7/5। 1/3 और 3/5 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6/15, 7/15 और 8/15। -1 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -9/10, -8/10 और -7/10। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हैं उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। बच्चों, आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी कहा गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिए। आप इन सवालों को हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। आपके सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी नंबर है ramaavatar.singh1802@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431043527। आज के प्रसारण को पुनः देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 12 बजे के बाद कभी भी देखा जा सकता है। बच्चों, एक और जानकारी आपके लिए है जिसे सुनकर आप अपने इस प्रोग्राम में और अधिक रुचि लेंगे। आप सभी स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग तथा छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर पोस्ट कर सकते हैं। चयनित पोस्ट को हम समय समय पर आने वाले एपिसोड में प्रदर्शित भी करते रहेंगे। आप सभी के लिए अपनी कला को उभारने का भी यह एक सुनहरा अवसर है। बच्चे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ेंगे जो कि क्लास 6, 7 और 8 के होंगे और आज की ही तरह हम कुछ प्रेरक कहानियां भी देखेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।